आइए बच्चों बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि हम कैसे कर्वेचर में रेडियस की बात कर रहे हैं। पहले उस पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। सपोज एक पार्टिकल है जो कर्वेचर में मूव कर रहा है एक ऐसे पाथ में जो सर्कल नहीं है, किसी भी कर्व्ड पाथ की बात कर लेंगे। सपोज पार्टिकल यहां है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी v, और किसी भी इंस्टेंट पे हमने कंसीडर किया। अब इसी के लिए हम एक छोटे से कर्व की बात करते हैं, इसमें एक छोटे से पार्ट की बात करते हैं। एक छोटे रीजन के लिए अगर बात करेंगे तो इस छोटे रीजन को हम एक सर्कल का पार्ट मान सकते हैं। दिस कर्व कैन बी इज अज्यूम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर मैं इसको एक सर्कल का पार्ट कंसीडर करता हूं और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा। वही सेंटर के लिए रेडियस यहां पर हम बनाए, ये सेंटर हो गया और दिस इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ये रेडियस हो गए। रेडियस वैसे हम जनरली जानते हैं कि अगर ये दो पॉइंट मैंने जो कंसीडर किए थे जहां मैंने कर्वेचर लिया है, जिन दोनों पॉइंट से हम कर्वेचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पार्ट ऑफ कर्वेचर की हम बात कर रहे हैं उनसे ही अगर हम दो नॉर्मल्स डेवलप करेंगे आगे तो वो जाके सेंटर पे ही मीट करेंगी। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। तो हमने यहां पे डिफाइन किया, ये रेडियस हमारे पास आएगा। अब छोटे से रीजन का ये एक रेडियस हुआ। इवन हम ये छोटा रीजन जो कंसिडर कर रहे हैं, हमें यहां दिख तो रहा है कि इतना बड़ा रीजन है, पर ये छोटा रीजन हम जब कंसिडर करेंगे तो इट इज वेरी स्मॉल रीजन। तो अगर बहुत ही स्मॉल रीजन की हम बात कर रहे हैं, इट वॉज लाइक अ पॉइंट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं किसका हिस्सा मान रहा हूं, किसका पार्ट मान रहा हूं, एक सर्कल का। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट को एक सर्कल का पार्ट मान रहा हूं तो यहां पर आने वाला रेडियस वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब फाइंड कैसे करेंगे, तरीका क्या है, ध्यान से सुने इस बात को। सपोज एक पार्टिकल अगर कर्वेचर पाथ में चलता तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होता, और एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। ये हमने आगे पिछली बार बात की थी। अगर ये अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कर्वेचर में टुवर्ड सेंटर, एक इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होना चाहिए था। इसी कर्वेचर को मैं आगे बनाता हूं। इस कर्वेचर की कहीं हम बात कर रहे थे, और क्योंकि वेलोसिटी v है, इसमें हमें टुवर्ड सेंटर, या हम कह सकते हैं कि एक नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आपके पास होना चाहिए जो वेलोसिटी को अपनी तरफ बेंड करने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि सेंटर हमारे पास यहां कहीं मिल रहा था, रेडियस ये होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम जनरली बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम एसीपी भी बोल सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मालूम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने बहुत कॉमनली पढ़ा था पहले। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय r। तो हम अगर लिखें ACP इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r और AN इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, कैपिटल R हम कंसिडर कर रहे हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट दैट पॉइंट, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय AN। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ AN, नॉर्मल एक्सेलरेशन यदि हमें मालूम हो और वेलोसिटी अगर हमें मालूम हो, स्पीड अगर हमें मालूम हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लिख लें इसको, इसी चीज को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लिखें, आइए बच्चों बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो आधा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। देखें क्या तरीका है। u स्पीड से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। हमें मालूम है कि पार्टिकल के पास यहां पर ग्रेविटी एज एन टोटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने क्योंकि थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, हम दोनों वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज टेंजेंशियल एज वेल एज इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन।
बट हम यहां केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहले हम बात कर रहे हैं, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा एंड अगेन दिस इज थीटा, तो जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन यहां क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा। नॉर्मल एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए एन, ये हम लिख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। सिंपली हम यहां से निकाल सकते हैं, लिख लें इसको। एक और पॉइंट इसमें है, दैट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हमने फर्स्ट पार्ट की बात की है। सेकंड, पहले खुद से सोचने की कोशिश करें, हाईएस्ट पॉइंट पे है, क्या करना चाहिए। देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे हम दोबारा बनाते हैं इसको। हाईएस्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो जब u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा u cos थीटा विल बी द ओनली वेलोसिटी। स्पीड इसके पास कितनी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ग्रेविटी विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। g हमारे पास एक्ट करेगा। अब ध्यान से देखें, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर ही है और u cos थीटा इज द स्पीड, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं यहां कह सकता हूं कि दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर बाय ए एन मुझे चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय g। लिख लें, और कैसे हमने सॉल्व किया है इसे याद रखेंगे, आगे बात करते हैं।